हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार एंड यू आर वाचिंग निटिफाई बायोलॉजी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4। तो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो और कॉपी पेन को भी निकाल लेना, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल्ली डिटेल लेक्चर किस पे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। जहां पर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इसमें 4 चीज आते हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल। मैं जानता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus को, लेकिन उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पर लेके आ गया हूँ। ठीक है, और आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चारों को पढ़ेंगे एक साथ, जिससे कि तुम लोग को याद करने में, रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से एक चीज पहले ध्यान देना, ये देखो टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ वगैरह सब चीज मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम का आईडी, जहाँ पे तुम डीएम कर सकते हो, अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, या फिर तुम ऐसे कमेंट में करोगे तो कमेंट में तो रिप्लाई मिलेगा ही। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब शुरू करते हैं हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। तो देखो, while each of the membrane organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because of their function or coordinate। तो देखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सभी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, और सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन जो है एक कोऑर्डिनेट वे में होता है। ठीक है, और जिनका भी फंक्शन कोऑर्डिनेट वे में होता है उसे हम लोग रखते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो चलो, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता कौन कौन है, मेरे पास आता है 4 चीज। कौन कौन सा? सबसे पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आता है लाइसोसोम, फिर आता है मेरे पास वैक्यूल। ठीक है, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट with the above component, these are not considered as part of endomembrane system। जबकि इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सोसोम है, ये सबका फंक्शन कोऑर्डिनेट वे में काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, जहां पर तुम्हें दिखेगा, ये देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख जाएगा, फिर ये गोल्गी बॉडी दिख जाएगा, फिर यहाँ पे लाइसोसोम दिख जाएगा और वैक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सबसे पहला हमारा, तो देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था पॉर्टर ने और थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन इसका क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी का पॉर्टर को। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ये जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये सेल में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि ज्यादातर देखने को मिलता है, ज्यादा जगह। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, और देखो ये सेल है, अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला रहता है। ठीक है, एक्सटेंड होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील दैट प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया यूकैरियोटिक सेल का, तो उसमें हमें देखने को मिला एक नेटवर्क के जैसा, नेटवर्क को ही बोलते हैं हम लोग रेटिकुलम। ठीक है, नेटवर्क के जैसा था टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि स्कैटर्ड था साइटोप्लाज्म में, उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को दो भाग में। जो इंडोप्लाज्म के अंदर, सॉरी, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर में जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनल, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर आता है साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रालुमिनल। ठीक है, जैसे इसे डायग्राम समझो, यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया है मैंने, ये देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसे। ठीक है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको हम लोग लुमिनल बोलते हैं। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर है उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रालुमिनल बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ये था। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब देखो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे क्या होगा? राइबोसोम होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग RER भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो जब इसके पास राइबोसोम नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है लेकिन इसके पास राइबोसोम नहीं है यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में निकलता है यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये एक्सटेंड होता है कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, उसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा राइबोसोम। अब ये राइबोसोम जुड़ा हुआ किससे है, तो राइबोफ्लोरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उससे जुड़ा होता है। राइबोफ्लोरिन काम कैसा करता है, तो ग्लू के जैसा काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ग्रीन वाला, उसके ऊपर रेड वाला हो गया राइबोसोम, और यहाँ व्हाइट वाला जो है ये राइबोफ्लोरिन है, जिससे कि राइबोसोम आकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन वाला हो गया तुम्हारा पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बीच में जगह है यहाँ पे ये पोर्स बना रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, वो न्यूक्लियर पोर हो गया। देखो यहाँ डायग्राम में दिखाया होगा, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, ये बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया ये पूरा, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जहाँ पे राइबोसोम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जहाँ पे राइबोसोम नहीं है, ठीक है, ये राइबोसोम हो गया। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक चीज और देखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसको बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा, तो क्रिस्टे, वेसिकल्स और टिब्यूल, ठीक है। तो देखो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है सिस्टर्ने का, वेसिकल्स का और टिब्यूल्स का। सिस्टर्ने के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। सिस्टर्ने क्या होता है, सिस्टर्ने एक फ्लैट इंटरकनेक्टेड सैक लाइक पार्ट होता है जो कि पाया जाता है बंडल्स में, ठीक है, जहां पर ये लाई करता है पैरेलली एक दूसरे से। वेसिकल्स क्या होता है, ओवल होता है, राउंड सैक होगा, अपीयर करेगा वैक्यूल्स के फॉर्म में एंड रिमेन आइसोलेटेड इन द सेल। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है। टिब्यूल, टिब्यूल में क्या होता है कि दिस आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, ये ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होता है which may be connected with cisternae or vesicles to form a reticular system। अच्छा, अभी जो ट्यूब्यूल है वो कनेक्ट होता है सिस्टर्ने से, ठीक है, ये ट्यूब्यूल कनेक्ट होगा सिस्टर्ने से या फिर या तो वेसिकल से। जब ये कनेक्ट होता है सिस्टर्ने से या फिर वेसिकल से, जब कनेक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है एक सिस्टम जिसका नाम है रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब जो ट्यूब्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये अनब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, शेप इसका कैसा हो सकता है, रेगुलर भी या इरेगुलर भी। देखो ये इरेगुलर शेप का है ना, ये देखो रेगुलर शेप हमको दिखेगा कहीं कहीं पे, कहीं पे लाइन जैसा दिखेगा, ये हो गया। अच्छा, वेसिकल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोजोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टर्ने का क्या काम है, सिस्टर्ने का अकर इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एक्टिविटी। देखो सिस्टर्ने सेल में तो पाया जाता है, लेकिन इसका जो एक्टिविटी एक्टिवली जो इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिवली रोल है जो इसका, वो क्या है, सिंथेसिस में रोल है किसी चीज का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका दो टाइप्स होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले, ठीक है। कौन कौन सा, तो RER और ACR, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, RER ACR। देखो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मोस्टली बना रहता है सिस्टर्ने का, ठीक है। ये रफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का प्रेजेंस होता है, और जो राइबोसोम अटैच होता है किसकी मदद से, राइबोफ्लोरिन रिसेप्टर की मदद से, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम करे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कंटिन्यू करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से कंटिन्यू करता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से कंटिन्यू नहीं करता है। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मोस्टली बना होता है वेसिकल से और टिब्यूल से, इसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं। यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से बनेगा ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। अब देखो सिंथेसिस होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है और स्टोरेज होता है किसका, तो ग्लाइकोजन का, फैट का और स्ट्रियोल्स का। कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक का मेनली एक ही फंक्शन है
प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। चलो चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आगे। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपेटस। ठीक है, गोल्जी एपेटस को देखते हैं हम लोग। गोल्जी एपेटस, तो गोल्जी एपेटस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था? 1898 में किया था। कहाँ किया था? नर्व सेल में किया था। किसके नर्व सेल में किया था? तो ओल के और कैट के नर्व सेल में डिस्कवर किया था गोल्जी एपेटस को। ठीक है, अच्छा अब किस टेक्निक से डिस्कवर किया था? उस टेक्निक का नाम है मेटालिक इम्प्रीगेशन मेथड से डिस्कवर किया था। ठीक है, मेटालिक इम्प्रीगेशन मेथड टेक्निक की मदद से डिस्कवर किया था गोल्जी एपेटस को। ठीक है, अच्छा गोल्जी एपेटस को ही हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, अपैरेटो रेटिकुलरी, मिडिल मैन ऑफ द सेल। ठीक है, ये सब गोल्जी एपेटस को ही हम लोग बोलते हैं। अच्छा अब देखो, गोल्जी एपेटस जो है बना होता है सिस्टर्ने से भी, वेसिकल से भी बनता है, टिब्यूल से भी बनता है। ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। अच्छा अब देखो, गोल्जी एपेटस को पहचानने का तरीका क्या है? न्यूक्लियस के पास डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देगा। ठीक है, वही क्या होगा? तुम्हारा गोल्जी एपेटस होगा। दिस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स पर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जो गोल्जी एपेटस है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। They consist of flat disc-shaped sac or cistern of 0.5 micrometer to 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर। अच्छा अब ये गोल्जी एपेटस के पास फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्न होता है, जो कि जिसका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, और ये जितने भी सिस्टर्ने हैं और फ्लैट डिस्क शेप का है इसके पास, गोल्जी बॉडी के पास, वो सारे स्टैक्ड पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस तरह से इसके फॉर्म में। ठीक है, वेराइड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेराइड नंबर में सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। जो गोल्जी का सिस्टर्ने है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन फेस ऑफ द गोल्जी apparatus इज कॉन्वेक्स। जो गोल्जी apparatus का एक फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और दूसरा कॉनकेव होता है। ठीक है, अच्छा अब जो कॉन्वेक्स साइड होता है उसको हम लोग सिस फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और जो कॉनकेव साइड होता है उसको हम लोग ट्रांस फेस बोलते हैं और मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांस फेस है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, लेकिन अंदर से दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, localized Golgi body is placed at one place। ठीक है, localized Golgi body है वो एक जगह रहता है। कहाँ? तो एनिमल सेल में। लेकिन जब गोल्जी बॉडी वही डिफ्यूज हो जाता है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में हम लोग को मिलता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं डिक्टियोसोम, जो कि पाया जाता है प्लांट सेल में। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट। नीचे देखो एक डायग्राम है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो कैसे कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे देखो। चलो इसको और जूम करते हैं थोड़ा। ये डायग्राम तो हम लोग पीछे देखे थे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो नीचे में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ कि प्रोटीन वगैरह आया। ठीक है, अब वो प्रोटीन क्या होगा? ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का ये सिस फेस है और ये वाला ट्रांस फेस है इधर साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटीन वगैरह बन के आया। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गया इसके पास, सिस फेस के पास, सिस फेस से अंदर गया, मैच्योर हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, मैच्योर होके फिर ट्रांस फेस से बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जो ये गोल्जी apparatus है उसके पास ये जो एरिया देख रहे हो व्हाइट कलर का, ठीक है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। इस एरिया में जो एरिया है यानी साइटोप्लाज्म का जो एरिया है ये यहाँ गोल्जी बॉडी के आसपास, यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। देखो नेक्स्ट क्या है। वन फेस ऑफ द गोल्जी apparatus इज कॉन्वेक्स। एक फेस जो है गोल्जी apparatus का कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकेव होता है। ठीक है, convex side is known as cis or forming phase and the concave side is trans or the maturing phase। ठीक है, cis phase and the trans phase of the organelles are entirely different but interconnected। ये तो हम लोग पीछे पढ़ लिए थे, वही लाइन सेम लाइन है यहाँ पे भी। the forming phase receive vesicles from endoplasmic reticulum। देखो वो चीज अब लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट में। जो फॉर्मिंग फेस है यानी कि जो सिस फेस है यानी कि जो कॉन्वेक्स फेस है, वो क्या करता है? वेसिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिसीव करता है
एंड दे अल्टीमेटली रीच द मैच्योरिंग फेज। अल्टीमेटली रीच करता है मैच्योरिंग फेज पे, जहां पर ये क्या होता है, कोटेड होता है या फिर वैक्यूल्स के फॉर्म में निकलता है, कोट होकर, जैसे प्रोटीन रहेगा तो कोट होगा, या फिर कुछ वैक्यूल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे, लाइसोसोम के फॉर्म्स में निकल जाएंगे। ठीक है। गोल्जी apparatus इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी apparatus जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइट है जहां पे क्या फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का। ठीक है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, जो मटेरियल जो कि पैक्ड होता है वेसिकल्स के फॉर्म में फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज्ड विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। ठीक है। अब देखो वेसिकल्स के फॉर्म में जो चीज पैक्ड हम लोग को मिलता है, ठीक है, वो कैसे मिलता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो चीज क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी apparatus के सिस फेस के पास गया और मैच्योर होकर के ट्रांस फेस से बाहर निकला, तो हम लोग को वो मटेरियल पैक्ड मिलता है, पैक्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, a number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum। नंबर ऑफ प्रोटीन है जो सिंथेसाइज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो राइबोसोम होता है उसमें। ठीक है। पर वो क्या होता है, वो फिर जब सिंथेसाइज हुआ प्रोटीन, फिर प्रोटीन जब सिंथेसाइज होने के बाद वो जाता है गोल्जी बॉडी के सिस फेस के पास, और वहां पर जाकर के वो प्रोटीन क्या होता है, प्रोसेस होता है उसका, और मैच्योर होता है, और फिर वो ट्रांस फेस से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है। दिस एक्सप्लेन, यही एक्सप्लेन करता है कि व्हाई गोल्जी apparatus रिमेन इन कांटेक्ट क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी apparatus गोल्जी apparatus क्यों क्लोज एसोसिएशन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है। अब कुछ फंक्शंस देखते हैं गोल्जी apparatus का। देखो इसका सबसे पहला फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। फिर ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों जब मिलता है तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। और ग्लाइकोसाइडेशन में क्या होगा, जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जब मिलेगा तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, इसको पहले नीचे देख लो। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी ही करता है। जैसे कौन कौन सा, तो हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, अगर अगर, हाइलोरोनिक एसिड, हेपेरिन, ये सब का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो हमारा गोल्जी बॉडी ही करेगा। अच्छा, फॉर्मेशन करेगा लाइसोसोम को, वैक्यूल्स को। ठीक है। फॉर्मेशन करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लेट, सेल वॉल, मिडिल लैमेला। यहाँ पर ध्यान देना, ये फॉर्मेशन जो गोल्जी बॉडी है वो फॉर्मेशन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल प्लेट को, सेल वॉल को और मिडिल लैमेला को। लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर्स के मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, लेकिन गोल्जी बॉडी सेल के वॉल को, सेल के मेम्ब्रेन को, सेल के प्लेट को, मिडिल लैमेला को फॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, और क्या करता है ये गोल्जी बॉडी, रूट हेयर को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। एक्रोसोम को फॉर्मेशन करेगा स्पर्म में। ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अब देखो ये मटेरियल को तो पैक करता है, अब जो मटेरियल को जो पैक करता है वो मटेरियल का क्या होता है कि कुछ कुछ मटेरियल होते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स के पास चल गए या तो एक सेल से दूसरे सेल में चले गए। ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो गोल्जी बॉडी था वो भी कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे ये छूट गया ना, ये देखो। हाँ, अब देखो जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, सरफेस एंटीजन की तरह काम करता है, सेल के सरफेस एंटीजन के जैसा काम करेगा, सेल रिकॉग्निशन के जैसा काम करेगा और एंटीजेनिक सब्सटेंस के जैसा काम करेगा। तो चलो ये कंप्लीट हुआ, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डे डुवे, साइंटिस्ट का नाम है। कब किया था, तो 1955 में किया था। ठीक है। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम जो वर्ड है लाइसो और सोम से बना है मिलके। ठीक है। तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, यानी लाइसिस एंड डाइजेस्टिव, सोमा एक बॉडी। ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव बॉडी। ठीक है। तो लाइसोसोम होता है एक स्मॉल वेसिकल्स होता है, बॉन्ड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से। ठीक है। और कंटेन करता है अपने अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इन एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलेज भी बोलते हैं। ठीक है। एसिडिक एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है। जिसका पीएच होता है 4 to 5। ठीक है। लेकिन ये इन एक्टिव फॉर्म में रहता है लाइसोसोम के अंदर। ये हो गया। अब देखो, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी apparatus। जो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो देखो बता रहा है कि जब गोल्जी बॉडी का जब प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होता है ना, उसके दौरान ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। Isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। देखो
अब आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स, आइसोलेटेड करने का मतलब एक लाइसोसोम का अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप में कौन कौन से, जैसे कि हाइड्रोलेज लाइपेज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब एक्टिव होता है एक अपना एक ऑप्टिमल इन लोग का एसिडिक पीएच पे जाकर के ये एक्टिव होता है। ठीक है, अगर ये इन सॉरी एक्टिव रहेगा लाइसोसोम के अंदर तो लाइसोसोम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा ना। ठीक है, लाइसोसोम को ही खा जाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अंदर में ही इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स एंजाइम, जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम का। अच्छा, अभी एक चीज दिमाग में मतलब बात चलेगा कि अगर लाइसोसोम का जो अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो अगर एक्टिव हो गया तो उसका मेम्ब्रेन तो बर्स्ट हो जाएगा, मेम्ब्रेन तो खत्म हो जाना चाहिए, ये चीज भी दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां पे होता है कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ठीक है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में कुछ लगे होते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, कॉर्टिसोल और कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को ब्रेक होने से बचाते हैं। ठीक है, और अधिकतर समय में क्या होता है, अधिकांश टाइम में देखा जाता है कि ऑल एंजाइम आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, और जब अधिकतर टाइम में जितने भी एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो जब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब एक्टिव होगा तो तब दिक्कत है ना। तो उस जब एक्टिव हो तो उससे दिक्कत ना हो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को, तो उसके लिए वहां पर उसके मेम्ब्रेन में लगा हुआ है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, जिसका मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर के फॉर्म में कौन कौन है वहां पर, तो कॉर्टिसोल है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को ब्रेक होने से बचाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब देखो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ये कैपेबल है डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लेगा, बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर लेगा, पैथोजेंस को भी डाइजेस्ट कर लेगा। तो कभी कभी क्या होता है, खुद के सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेता है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। लाइसोसोम इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल, लाइसोसोम जो है कि वो ज्यादातर पाया जाता है एनिमल सेल्स में ही। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जब हम प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जो वैक्यूल्स है वही लाइसोसोम के जैसा काम करता है, और अगर ऑक्सीजोम है वो भी लाइसोसोम के जैसा ही काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का, तो उसमें जो फंक्शन है लाइसोसोम का वो होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। ठीक है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज कैरिड बाय पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं हम लोग पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और वहीं पे इसका लाइसोसोमल फंक्शन होता है बैक्टीरिया में। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसको कहते हैं। स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ तक तुम्हारा खत्म। हम लोग बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मतलब कि जो लाइसोसोम है वो एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि उसका एक फॉर्म नहीं, लाइसोसोम का बहुत सारा फॉर्म होता है। तो मेनली हम लोग तीन फॉर्म पढ़ने वाले हैं, लाइसोसोम का तीन फॉर्म हम लोग को जानना है। ठीक है, लाइसोसोम का तीन फॉर्म होता है, कौन कौन सा, तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और ट्रेजरी लाइसोसोम। ठीक है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसमें जो नॉर्मल लाइसोसोम रहता है वो है, यानी कि यहाँ पे जितने भी इंजाइम्स हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन प्रो या जेन फॉर्म। प्रो या जेन मतलब कि कोई भी इंजाइम के नाम के आगे अगर हम प्रो लगा देते हैं या फिर लास्ट में अगर जेन लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि वो इंजाइम क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो वही लिखा है इंजाइम आर प्रेजेंट इन प्रो या जेन फॉर्म। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फंक्शन है पूरा, ये समझेंगे पहले, यहाँ फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। चलो पहले फंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फूड है, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन है, आया सेल के अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ फूड, बैक्टीरिया या पैथोजन आ गया। उसके बाद यहाँ पर आया प्राइमरी लाइसोसोम, ये इसमें जाकर के एक्ट करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, इसका डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन हुआ। अच्छा, डाइजेशन होने के बाद कुछ यहाँ पे डाइजेस्टेड थिंग आ गए और कुछ अनडाइजेस्टेड चीज आ गया। ठीक है, डाइजेस्टेड जो डाइजेस्टेड चीज बचा
वो तो सेल में चल जाएगा, सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड चीज बच गया ना, उस वो जाएगा टर्जरी लाइसोसोम के पास और वो रिमूव हो जाएगा सेल से बाहर की तरफ बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब चलो अब इसको पढ़ते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम भी और डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फूड। ये कैसे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ फूड से, फूड के फ्यूजन से फॉर्म होता है, कंटेनिंग फैगोसोम विथ लाइसोसोम। ठीक है, और ये कंटेन करता है फैगोसोम विथ लाइसोसोम हैविंग डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके पास डाइजेस्टिव या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। देखो यहाँ पर से फूड आया, यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम आया, दोनों मिल गया, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके पास जितने भी अंदर में जो डॉट दिख रहा है वो सारे एंजाइम्स हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में है और इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होगा कि यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। एंजाइम विल बिकम एक्टिव, एंजाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम विल डाइजेस्ट फूड मटेरियल पैथोजन। एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करेगा फूड मटेरियल को या फिर पैथोजेंस को। ठीक है, डाइजेस्टेड पार्टिकल एब्जॉर्ब बाय सेल। अभी वो जो डाइजेस्टेड पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सेल के द्वारा। अनडाइजेस्टेड पार्टिकल का क्या होगा वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टर्जरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। टर्जरी लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। ये कंटेन करता है ओनली अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है सेल के द्वारा उसको कंटेन करेगा और उसको सेल से बाहर बाहर की तरफ फेंक देगा। दे थ्रो आउट द सेल डिवेरिस इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एक्सोसाइटोसिस। और प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। जब कोई भी सेल्स, ये सेल है, ये सेल से अगर हम किसी भी सामान को अगर हम बाहर फेंक रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस। लेकिन यही सेल के अंदर कोई सामान अगर आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा, टर्जरी लाइसोसोम उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक निकाल देगा सेल से। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑटोफैगी क्या होता है और ऑटोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑटोफैगिक लाइसोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल फीड ऑन देयर own intracellular organelles and they digest them ultimately. This happen only during starvation of organism. Lysosome kill harmful pathogens, kill damaged cell organelles. देखो अगर हम सिंपली बात करें ऑटोफैगी में होता क्या है तो इसे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखो इसमें होगा क्या, ये सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर बहुत सारा एक पैथोजन आ गया, बहुत सारा नहीं एक पैथोजन आया। ठीक है, ये पैथोजन है हमारा। अब क्या होगा, लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम आएगा बहुत सारा। ठीक है, ये तुम्हारा सेल हो गया, ये तुम्हारा लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। और ये हो गया तुम्हारा पैथोजन। पैथोजन बोलो या फिर कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स है, डैमेज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कोई पैथोजन, बैक्टीरिया या फिर डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, अब देखो क्या करता है, इसमें हमको सिंपली याद रखना है। ठीक है, जब कोई पैथोजन या बैक्टीरिया या फिर कोई सेल ऑर्गेनल्स डैमेज हो गया तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, उस सेल्स को, उस मटेरियल को, उस पैथोजेंस को, उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनल्स को घेर लेगा चारों तरफ से और घेर करके इंजाइम सीक्रेट कर देगा उस पे और इंजाइम सीक्रेट करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इस पैथोजेंस को, इस बैक्टीरिया को, इस डैमेज सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, ये होता है क्या हमारा ऑटोफैगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑटोफैगी। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, अब समझ में आ जाएगा। ऑटोफैगिक लाइसोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम। ऑटोफैगिक लाइसोसोम होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम होता है
जो विच आर फॉर्म्ड व्हेन द सेल फीड ऑन देयर ऑन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। जब विच आर फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म होगा, जब जो सेल है वो फीड करने लगेगा खुद के इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स पे, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स पे फीड करेगा एंड दे डाइजेस्ट देम, और वो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा अल्टीमेटली। दिस हैपन ओनली ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कब होता है, जब स्टार्वेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, उसके दौरान होता है, ठीक है। लाइसोसोम किल्स हार्मफुल पैथोजन, यहाँ पर लाइसोसोम हार्मफुल पैथोजन को भी किल्स करता है और किल करता है डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स को भी, ठीक है। यह था हमारा ऑटोफैगी। अब बात करते हैं ऑटोलाइसिस क्या होता है, इसको भी समझते हैं एक डायग्राम से, या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं ना सिंपली। देखो इसमें क्या होता है, एक सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है, और लाइसोसोम क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और जैसे ही ये फटेगा सारा इसके अंदर का जितना भी एंजाइम्स था, ठीक है, वो सब बाहर आ जाएगा। जब वो एंजाइम बाहर आएगा तो सभी चीज को डाइजेस्ट कर देगा, सभी चीज को डाइजेस्ट कर देगा, तो सेल क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो वही देखो लिखा है, ऑटोलाइसिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, जिसमें क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल का, यानी सेल खुद पे खुद मर जाता है, सेल का, टिश्यू का या फिर ऑर्गन का, विद द हेल्प ऑफ इनक्लोज द स्ट्रक्चर टू बी ब्रोकन डाउन, इंस्टेड दे देमसेल्फ ब्रस्ट टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। वहां पे क्या करता है कि वो खुद को ब्रस्ट कर लेगा और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सबको रिलीज कर देगा, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो भी जितने भी मेम्ब्रेन हैं, सबको डाइजेस्ट कर देगा, सबको डाइजेस्ट कर देगा, तो सेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा। ऑटो अकर इन एजिंग, जब एजिंग होता है तब, मरने के टाइम पे यानी डेड के टाइम पे, या फिर डिजीज सेल में ऐसा चीज होता है, ठीक है। लाइसोसोमल एंजाइम काउज ऑटोलाइसिस व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन disappearance of tail during metamorphosis of frog tadpole and in softening of gum tissue to allow eruption of teeth in vertebrates, ठीक है। लाइसोसोम जो ऑटोलाइसिस वाला जो मेथड है वो और किस में होता है, फ्रॉग के टेडपोल में भी होता है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जब उसका टेल डिसअपीयरेंस, जब टेल का जब डिसअपीयरेंस होता है ना, तो टेडपोल में देखोगे तो टेडपोल में फ्रॉग का तुमको टेल देखने को मिलेगा, लेकिन वो जब एडल्ट होता है वही फ्रॉग, तो उसमें टेल देखने को तुमको नहीं मिलता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे तो टेल होता है डिसअपीयर होने लगता है। डिसअपीयर किसके कारण होता है, तो ऑटोलाइसिस के कारण ही होता है, वहां पे डिसअपीयरेंस होता है टेल का भी, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टनिंग ऑफ गम टिश्यू, गम टिश्यू भी सॉफ्ट होता है ड्यू टू अलाउ इरप्शन ऑफ टीथ इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के टीथ में जो गम टिश्यू है वो क्या होता है, सॉफ्ट होने लगता है, वो भी किसकी मदद से, तो ऑटोलाइसिस के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये लाइसोसोम का भी टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इन प्लांट सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो प्लांट सेल में अगर हम वैक्यूल का बात करें, वो 90% एरिया जो है प्लांट सेल का ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम सेल का वैक्यूल खुद ऑक्युपाई करके रखता है। देखो यहाँ पे प्लांट सेल बनाया गया है, इसमें ये वैक्यूल को दिखाया गया है कि इतना बड़ा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है वैक्यूल, ये देख लो, ठीक है। वैक्यूल कंटेन वाटर, वैक्यूल क्या कंटेन करता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं होता है सेल के लिए, उसको भी स्टोर करके रखता है। द वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वैक्यूल बॉन्ड होता है मतलब घिरा होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट नीट में पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान देना, टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, तो वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं, और वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ना कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है वैक्यूल का, तो बिहेव करेगा लाइसोसोम के जैसा प्लांट्स में, ठीक है। स्टोर इग्रेट्स, कुछ इग्रेट्स को स्टोर करेगा, इग्रेट सब्सटेंस को स्टोर करेगा, जैसे रेजिन, टैनिन्स, गम्स, ये सब को स्टोर करता है। एब्जॉर्ब करता है वाटर को भी, कहां से, तो एक्सटर्नल मीडियम से, बाहर के मीडियम से एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल को भी कंटेन करता है वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हुआ। अब देखो पिगमेंट मॉलिक्यूल को कंटेन तो करता है, कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल को कंटेन करता है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखो पिगमेंट है हमारे पास, पिगमेंट दो तरह का होता है, एक वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल, जिसको हम लोग फैट सॉल्युबल भी बोलते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, वाटर इनसॉल्युबल में कौन कौन आता है, तो इसमें आता है क्लोरोफिल और आता है कैरोटीनॉइड।
ठीक है। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, ये पाया जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल एंथ्रोसाइनिन और एंथ्रोजेंथिन है, ये पाया जाता है हमारा वैक्यूल में, ठीक है। तो ये दोनों पिगमेंट एंथ्रोसाइनिन और एंथ्रोजेंथिन पिगमेंट पाया जाएगा वैक्यूल में, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब देखो बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंटेंट्स एंड फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे या फिर कंटेंट के बेसिस पे वैक्यूल्स को हम लोग 4 टाइप्स में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है सैब वैक्यूल्स, फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर फूड वैक्यूल, फिर एयर वैक्यूल। सैब वैक्यूल जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल देखा जाए अक्सर देखा गया है प्रोटिस्टा में पाया जाता है, और एयर वैक्यूल जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है बायोएनसी के लिए। देखो सैब वैक्यूल सबसे पहला है, दीज आर फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल, ये फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल होता है और फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग सेल सैप भी कहते हैं और वैक्यूलर सैप भी कहते हैं। नंबर ऑफ सैप वैक्यूल अकर इन एनिमल सेल, नंबर ऑफ सैप वैक्यूल होता है एनिमल सेल में एंड यंग प्लांट में। यंग प्लांट में देखो या फिर एनिमल सेल में देखो तो नंबर ऑफ सैप वैक्यूल ही पाए जाते हैं। इन मैच्योर प्लांट सेल में देखोगे तो स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं मैच्योर प्लांट सेल में तो उसमें स्मॉल वैक्यूल्स जितने भी हैं ना, स्मॉल वैक्यूल्स जितने भी हैं मैच्योर प्लांट्स में, सब वो फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करके एक लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। इन अमीबा में अगर बात करें तो द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ठीक है। फूड वैक्यूल बात करें तो फूड वैक्यूल फ्यूज विथ लाइसोसोम, फूड वैक्यूल फ्यूज होता है लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल्स को, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड पासेस आउट इन द साइटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पास होता है साइटोप्लाज्म में। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेल से बाहर की तरफ निकल जाता है। प्रोटिस्टा में पाया जाता है फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जब फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हो ना तब वो क्या तब फॉर्म होता है फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और एयर वैक्यूल्स तो पढ़ लिया, एयर वैक्यूल्स को हम लोग गैस वैक्यूल्स भी कहते हैं, ये स्टोर करता है गैस को और बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे तुम्हें नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल सके। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।